आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुल्तान ऑफ दिल्ली के स्टार कास्ट। आप सभी का इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ताहिर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हर किरदार में अपनी जान डाल देते हैं, तो इस किरदार में आपने किस तरह की भूमिका निभाई है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी थैंक यू सबसे पहले इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। और अगर मैं हर किरदार में जान लगा देता हूँ तो इसमें मैंने मतलब पूरे 1 साल के लिए अपनी जान कई बार दी है। खून पसीना एक करके, क्वाइट लिटरली, जब आप सीरीज देखेंगे। एंड पर बहुत मज़ेदार था। हमने आज काफ़ी बातें करी हैं कॉस्ट्यूम्स की और कितनी गर्मी थी, पर उस सारे मेहनत के बाद जब उस प्रकार का ट्रेलर आप देखते हैं जैसे, और जिस प्रकार का फीडबैक हमें मिला है, उससे लगता है कि हाँ इट वाज कम्प्लीटली वर्थ इट और इस किरदार में जान लगाना ही चाहिए था। अनुप्रिया, आपने किस तरह की भूमिका निभाई है सुल्तान ऑफ दिल्ली सीरीज में? मैं शंकरी का किरदार निभा रही हूँ, जो 60s में एक ऐसी औरत है जो मर्दों की दुनिया में रहती है, लेकिन वो अपना एक अस्तित्व जानती भी है और उसको साबित भी करना चाहती है। वो एक शी इज़ लाइक अ पावर ब्रोकर, कि वो अपनी एक भूमिका क्या बोलेंगे कि शी वांट्स अ सीट एट द टेबल, शी वांट्स टू बी रनिंग द शो एंड नॉट जस्ट कॉलिंग द शॉट्स फ्रॉम बिहाइंड। एंड वो ये कोशिश करती है कि उसके लिए ये बोलने का एक ज़रिया या करवाने का एक ज़रिया उसकी अपनी सेक्सुअलिटी, उसकी अपनी एक सेंशुअलिटी है, बट वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ दिमाग से भी है। एंड मॉरलिटी डजंट स्टॉप हर। निशांत, हमने ट्रेलर में तो देखा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं आपका किरदार किस तरह का है? आरपी का किरदार जो हर एक कहानी होती है उसमें, जैसे हमारी कहानी में तो दो हीरोज़ आप देख ही रहे हैं, तो अब उन हीरोज़ को और भी अच्छा दिखाने के लिए एक विलन चाहिए होता है। तो मेरा किरदार जो है इस कहानी के आउट एंड आउट विलन का है, जो कि मैं कहूँगा ग्रे कैरेक्टर भी नहीं है, पूरा ही ब्लैक कैरेक्टर है, डार्क है। तो कहीं ना कहीं मैं जितनी मेहनत करूँगा एज अ विलन और जितनी मैंने की, होपफुली उतने ही हमारे हीरोज़ सुल्तान ऑफ दिल्ली के बेहतर लगेंगे। मेरी विलेनी की तरह वजह से और इनके हीरोइज्म की वजह से मैं उतना ही बड़ा विलन भी लगूंगा। अंजुम, आपके किरदार की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही इमोशनल और एक वल्नरेबल किस्म का इंसान है, जो कि मोमेंट में रहता है। वो ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में कोई काम करता है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, चिंतन नहीं करता है, जो सही लगता है उसको करता है और आगे बढ़ जाता है। इसी सिलसिले में उसे एक इंसान मिलता है जिससे वो टकराता है। अर्जुन भाटिया, जो ताहिर प्ले कर रहे हैं, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और धीरे धीरे वो उसको लेकर प्रोटेक्टिव होने लगता है। वो साथ में आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। और कहानी बेसिकली ये है कि फिर वो किस मोड़ से उनकी पूरी जर्नी कैसे अलग अलग माइलस्टोन से, चीज़ों से गुज़रती है। और इसके अलावा जो मुझे बहुत मज़ा आया करने में वो ये था कि इस किरदार के पास, बंगाली नाम है इसका, बहुत ही कलरफुल, खुश मिजाज आदमी है और ह्यूमर है उसके पास। हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसकी एक उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हमेशा रहती है और निडर है। सबसे पहले हम उसे इसी रूप में देखते भी हैं कहानी में कि बहुत निडर किस्म का इंसान है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो किसी भी तरीके का डिसीजन बहुत जल्दी ले सकता है, चाहे वो कोई जोखिम वाला काम हो या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो, क्योंकि वो ज़्यादा उसके बारे में सोचता नहीं है। अगर सोचेगा तो शायद ना करे। तो बहुत ही मज़ा आया इस किरदार को प्ले करने में। किरदार की बात कर रहे हैं तो 60s की इरा की बात तो होनी चाहिए। तो 60s की इरा को जीकर कैसा लगा? किस तरह की चैलेंजेस आई? ये बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि वो एरा ही ऐसा था, स्टाइल का, ग्लैमर का। उसमें जिस प्रकार की आपको गाड़ियाँ दिखती थी, जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स हमें पहनने को मिले। और मिलन लूथरिया एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि जब आप उनके सेट पर उतरते हैं तो लगता है कि आप वाकई में उस दुनिया में उतर आए हैं। और क्योंकि हमारा शेड्यूल इतने लंबे समय तक चला था, तो मुझे तो कुछ हफ्ते लग गए थे उस एरा में से निकलने का। ऐसे लगता था कि हम वाकई 1960s में जी रहे हैं। और शूट खत्म होने के कई हफ्ते बाद भी अगर मान लीजिए मैं किसी दुकान में जाता और वहाँ पर अलग तरह के अगर कपड़े रहते, तो नेचुरली मेरा इंस्टिंक्ट कहता कि जो विंटेज कपड़े हैं मैं पहले उनकी तरफ जाऊँ। तो एक प्रकार से वो जो किरदार था वो इतने गहराई से बैठ चुका था।
वो जो दौर था एक केयर फ्री अगर कह सके तो, और एक बहुत एक्सपेरिमेंटल दौर था हर चीज में, और वो उनके मैनरिज्म्स में, उनके लहजे में दिखता था, एंड दैट इज व्हाट मेड इट एन एब्सोल्यूट जॉय टू बी अ पार्ट ऑफ। जैसा कि कहा एक्सपेरिमेंटल दौर था, तो आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया? अरे इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसे अगर आप उस दौर का पूछे तो अगर अपने किरदार के हिसाब से बताएं तो किरदार में तो जब हम स्क्रिप्ट हमारे सामने आती है तो हमारी कोशिश बतौर एक अभिनेता यही रहती है कि उसे अच्छे से समझ सकें, और फिर जो एक्सपेरिमेंट जो भी करना होता है वो जनरली सेट पर ही होता है, और वो भी अगर तुम अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करते हो तो तुम पहले अपने डायरेक्टर साहब से एक बार थोड़ा सा उसके बारे में कुछ विचार विमर्श करते हो। अगर उन्हें लगता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो तो तुम ट्राई करते हो, वरना जो तुमने डिसाइड किया होता है अपने डायरेक्टर साहब के साथ, और जो आर्क तुमने डिसाइड करी होती है, जो तुमने समझा होता है कि जिस तरीके का ये किरदार है उसे निभाने की कोशिश करते हो। वरना एक्सपेरिमेंट जो है जनरली कभी कभार तुम कर सकते हो, जिस तरह का सीन है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, पर जनरली उसके इधर उधर तो नहीं होता है। I've tried something different with myself. मैंने अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया है, और एज एन एक्टर एक्सपेरिमेंट किया है। I've put myself in that position. अब वो कैसा मैंने निभाया है, कितना उसको जस्टिस किया, ये तो अब मुझे भी पता चलेगा, मुझे खुद नहीं पता। आई एम अ लिटिल नर्वस, एक्साइटेड, एवरीथिंग, या एंड आई लर्न। दो चीज़ें होती हैं फिजिकल अपीयरेंस कि पहले आपके, अगर हम देखें कि अभिनय के 4 अंग होते हैं, आंगिक, सात्विक, शारीरिक और आहारिक, कि आप पहनते क्या हैं, उसके बाद आप बोलते कैसे हैं, आप दिखते कैसे हैं, और एंड में होता है कि आपका सोल कैसा है। तो मुझे इन चारों चीज़ों में काफ़ी काम करने का अवसर मिला कि एक इंसान है जो हमेशा उसके अंदर वो कोई भी चीज़ में है वो एक मुस्कुराहट के साथ ही चलता है। चैलेंज यही था कि क्योंकि हमने बहुत ही अलग अलग लोकेशंस पे ये शूट किया है, तो वहाँ पे पहुँच के एक दिन, और हमारे पास हमेशा ये प्रेशर होता था कि हमें इतना काम एक दिन में ख़त्म करना ही है, और उस दिन में उसके अलावा हम 2-2 ढाई घंटे ट्रैवल भी किया करते थे लोकेशन तक। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकें, और होता क्या है कि जब आप आइडिया एक साथ लेके चलते हैं कि अच्छा हमें ये पूरे टोटलिटी में ये काम करना है, लेकिन आप काम हर दिन, हर घंटे, हर पल करते हैं, तो हर घंटे हर पल अपने किरदार को लेके सजीव रहना 1-1.5 साल तक, ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ताहिर के साथ काम करके कैसा लगा? क्योंकि जय वीरू वाली फीलिंग आ रही थी एकदम। ताहिर के बिल्कुल आपने सही, बहुत बड़ी वैसे आपने तुलना कर दी है। होपफुली इस तरह की मतलब हमारी भी एक जोड़ी बने और लोगों को उस जोड़ी का प्यार मिले। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ताहिर के साथ काम करने का बहुत ही अद्भुत था, यूनिक था, क्योंकि मतलब होता क्या है कि ज़्यादातर आप क्या करते हैं कि आप, क्योंकि इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन है, एक जोड़ी है, दोस्त हैं, भाई हैं, इस तरीके का वो है, तो आप बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं व्यक्तिगत तौर पे, सो दैट उसका असर आपके कैरेक्टर्स पे हो। यहाँ पे उल्टा था, हमने अपने अपने एक जो हमारा विजन था इस कैरेक्टर को लेके, हम उसको लेके एक साथ कहानी में कूद पड़े, और वो वहाँ से हमारा एक रिश्ता रोज़ हर सीन में, हर एपिसोड में धीरे धीरे कहानी में बनता गया, और उसका असर थोड़े समय में हमारी व्यक्तिगत जीवन पे आने लगा। तो आई थिंक ये बहुत ही अपने आप में एक यूनिक बात थी कि आपने अपना एक पर्सनल दोस्ती, फ्रेंडशिप किरदार के ज़रिए पाई। ताहिर, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। नहीं, जैसे कि अंजुम ने कहा, जस्ट टू ऐड टू व्हाट ही वाज सेइंग, आई थिंक एक को-स्टार में सबसे बड़ी बात जो आप चाहते हैं वो है कि जब आप सीन में हो और आप उनकी आंखों में देखें तो आपको उनका जो किरदार है वो नज़र आए। एंड अंजुम गेव मी दैट 100% ऑफ द टाइम, एंड देयर इज नथिंग मोर दैट यू कैन आस्क फॉर। और रही बात ऑफ सेट की, तो जैसे अंजुम ने कहा, वो जो हमने शूट चालू किया और जिस लोकेशन पर हम जाते थे, हमने पटियाला में शूट करा, अमृतसर में किया, फिर गुजरात गए, ऑलमोस्ट जैसे एक रोड ट्रिप थी। उस तौर पे हमारा शेड्यूल जो है प्लान हुआ था, और उस दौरान जो है हमारी काफ़ी करीबी दोस्ती हुई। और सबसे ख़ास बात ये थी कि उस प्रकार की दोस्ती थी जहाँ पर एक दूसरे के साइलेंसेस में भी हम कंफर्टेबल थे, और कभी ये नहीं था कि यार ये क्यों नहीं बात कर रहा या वो क्यों नहीं कर रहा। दोनों का एक प्रोसेस था, हालांकि वो अलग था, पर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत था, और इसी ने उस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत मज़ेदार बनाया।
मेरा सवाल आप सबसे है कि कभी कभी हमें ना स्क्रिप्ट दी जाती है कि हाँ आप ये पढ़ लीजिए, तो कभी कभी लगता है हमें कि ये नहीं, हमें कुछ और ऐड करना चाहिए, या फिर अपनी तरफ से हम कुछ लाइनें और कह देते हैं। तो मिलन सर ने आप सबको कितनी छूट दी थी कि हाँ आप ये कर सकते हो, कितनी छूट दी थी उन्होंने? मतलब मिलन सर ने लगभग काफ़ी कुछ हमारे ऊपर ही छोड़ दिया था कि तुम्हें कैसे करना है, तुम कैसे विजुअलाइज करते हो। उनका एक विजन था जो उन्होंने बताया कि मैं ऐसा इस किरदार को इस ढंग से देखता हूँ, और उसके बाद मिलन सर ने हमारे ऊपर एज एक्टर्स, बतौर अभिनेता, ये छोड़ दिया था कि तुम कैसे इसे परसीव करते हो और तुम क्या, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। और फिर जब हम सेट पर गए, जब भी जो भी हमने अपना काम करना होता था, तो अगर मिलन सर को कहीं पर भी कुछ भी फील होता था कि ये थोड़ा सा दायरे से बाहर जा रहा है या इतनी सीमा है इस कैरेक्टर की, तो मिलन सर आके बीच में इंटरफेयर करके बता देते थे कि यार मेरे को लगता है कि शायद ऐसा नहीं करेगा ये इंसान। उसके ऊपर भी अगर वो कुछ बोलते भी थे तो उसके ऊपर भी एक उनकी एक्सप्लेनेशन होती थी कि ऐसा क्यों करेगा या ऐसा क्यों नहीं करेगा। तो और कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें मिलन सर को कुछ अलग ही मज़ा आता था, जैसे कुछ ज़्यादा स्टाइल वाले सीन्स हैं तो मिलन सर आके खुद बताते थे कि देखो ऐसे आना, ऐसे खड़े होना, ये लाइन ऐसे बोलना, वो लाइन ऐसे बोलना और निकल जाना। मतलब कुछ ऐसे सीन्स थे जो मिलन सर पर्सनली, जो मिलन सर को बहुत एक्साइट करते थे, जो वो एक तरीके से पूरा कोरियोग्राफ किया करते थे जिस सीन को। तो कुछ उस तरीके से भी काम हुआ और काफ़ी कुछ, बट मिलन सर ने काफ़ी लिबर्टी दी एज एन एक्टर टू डू कि तुम क्या करना चाहते हो, एंड दैट ऑल्सो कम्स आउट ऑफ द ट्रस्ट दैट द फिल्म मेकर पुट्स इन यू, कि उन्होंने कहा कि तुम करो, मैं हूँ, अगर कुछ भी इधर उधर होगा तो मैं हूँ नाव संभालने के लिए। जैसे आप निशान कह रहे थे कि वैसे हम काफ़ी सारा हम लोगों के पास फ्रीडम था कि आप उस कैरेक्टर को, उन्होंने एक डिफाइन कर दिया था, उसका एक स्पेस बता दिया था, बट उसको आप कैसे निभाएंगे, किस तरह बोलेंगे, किस अंदाज में, वो सब वो कभी इतना मतलब उसमें नहीं जाते थे, एज लॉन्ग एज वो अच्छा चल रहा होता था। एंड ही वुड प्रॉब्ली, एज निशान सेड, जस्ट गाइड यू थ्रू द थिंग। काफ़ी कुछ सी इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द कोरियोग्राफी ऑफ द सीन, ऑल्सो ऑन वॉट यूर रियली सेइंग। तो आप उतने ही चेंजेस कर सकते हैं in that framework is what I feel, at least for my character. And apart from that, जो मेरे पास जो कैरेक्टर था उसमें it was very punchline heavy in many ways. वो कम बोलती है, थोड़ा to the point बातें होती हैं, तो उसमें वो कॉन्वर्सेशनल इतना नहीं था कि जैसे जहाँ मैं अपनी लाइनें ऐड कर सकूँ, तो वो कभी ख्याल इस तरह से आया भी नहीं। So we had to be very like in that framework, but within that एक sense of freedom और exploration भी थी, which was very very interesting. जैसे काफ़ी कुछ वन शॉट हुआ हम सीन्स, तो उसमें भी वो काफ़ी आपको पहले करने देते थे रिहर्सल कि ठीक है आप कोच देखिए आप कितना इसको बेस्ट हम कर सकते हैं कहाँ, एंड ही वुड रियली लाइक टू जस्ट वॉच रादर देन बी मेक इट मोर रिस्ट्रिक्टिव इन एनी वे। सो इट वाज रियली फन एक्सप्लोरिंग विद इन दैट फ्रेमवर्क फॉर मी। छूट तो बहुत दी थी, जैसे कि काफ़ियों ने कहा है कि वो बहुत कोलैबोरेटिव डायरेक्टर हैं, पर जिस तरह अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ स्क्रिप्ट लिखी गई थी, सुपर्ण वर्मा ने स्क्रिप्ट लिखी है, करण व्यास ने डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत कम गुंजाइश थी कि इन लाइनों को मैं चेंज करूँ या ऐड करूँ, क्योंकि एक स्टाइल था उसमें जो कि ऑनेस्टली एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल और मेरा नेचुरल स्टाइल नहीं है, पर उस दुनिया का एक स्टाइल था, तो ऐड करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ी। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इम्प्रोवाइजेशन, कोई भी चीज़ ऐड करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं अक्सर नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टेक्स्ट आपके सामने दिया गया है आपका काम है उसको अपना बनाना, ना कि अपना टेक्स्ट उसमें जोड़ देना। तो अनलेस और अनटिल ऐसी कोई चीज़ है जो आपके सामने आई है और आपको लगता है कि इसको ऐसे ही रख के मैं अगर इसको अपनी भाषा दूँ या अपना एक रंग दूँ, वो चीज़ आप अपने डायरेक्टर, अपने राइटर के साथ उनकी इजाज़त मांग के, आप उनसे पूछ के कि इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस इसका रूप बदल रहे हैं, तो वो चीज़ उसकी, और आई थिंक इसके लिए मिलन सर ऐसी सिचुएशन में तुरंत इसको समझते थे और ज़्यादातर कहते थे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये तुम्हारी आवाज़ होगी, ये तुम्हारे अंदाज में होगा जो कि कैरेक्टर है, तो ये और ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें कभी कभार हम किया करते हैं। अनुप्रिया, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपका कैरेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपका इंटीमेट सीन भी था, तो आप कितनी कंफर्टेबल थी उसे करने में और क्या कुछ डिफ़िकल्टीज आई आपको? टाइम टू थैंक मी फर्स्ट।
I'm very thankful to Nishant for making it so easy for me. He was a treat to work with. नहीं ज़्यादा डिफ़िकल्टी उस तरह से नहीं आई थी. Obviously थोड़े इंटेंस होते हैं ये सीन्स, but Nishant was very easy to work with. I had Milind sir for guidance. The whole crew was very receptive and very I think respectful. And मैंने कभी ना उस लेंस से देखा मेरे कैरेक्टर को कि वो खाली इस मुद्दे के लिए है. I had huge respect for the character and for what I was committed to doing. And I think neither did anyone else see Shankri through that lens. So that helped a lot. And for me, मेरा character खाली उसी चीज़ intimate scenes के लिए नहीं था. She was bringing in a lot of important plot changes. I was exploring a lot more through the character in myself in the story and while performing. I really hope मैंने उस पर justice की है. लेकिन मेरे लिए शंकरी का character बहुत ज़्यादा एक interesting character है, important है, तो difficult नहीं था as such except for few scenes. थैंक यू सो मच. हम आशा करते हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली को काफ़ी प्यार मिले. थैंक यू सो Thank मच. you, thank you so Thank you, much. thank you. Thank you.